बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक और लेक्चर नंबर 1 नाजरीन। और सर्टिफिकेशन इज़ MCITP और पेपर का नंबर है 70 646 7647। और एक्चुअली ये पेपर जो सा है ये विंडोज़ सर्वर 2008 का है। ठीक हो गया। तो पिछले लेक्चर में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरे ख्याल में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भी बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। और मेरी दुआ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस एंड लैब बहुत अच्छी तरह गुजर जाएं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट है और इसमें लैब की कोई गारंटी नहीं होती। तो इसके लिए मैंने एक बैकअप प्लान बनाया हुआ जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। लैब सेटअप। लैब सेटअप क्या है? जो अकॉर्डिंग टू द बुक जो लैब सेटअप है इज़ कॉल्ड, आपके पास एक जो सी है वो विंडोज़ 2008 एंटरप्राइज सर्वर होना चाहिए। इसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएं और 2000 का सर्वर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर दो वेरिएशंस हैं। ठीक है, 2008 सर्वर पे बुक लिखी हुई है और 2008 की R2 यानी रिलीज टू आ चुकी है मार्केट में, जो पे हम लैब कर सकते हैं। ठीक है, मगर बुक में जो लैब बताई जा रही है वो विंडोज़ 2000 सर्वर के ऊपर है। ठीक है, और जो राइटर है बुक का वो आपको सजेस्ट करता है कि आप विंडोज़ 2000 एंटरप्राइज सर्वर इंस्टॉल कर लें। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक एंटरप्राइज सर्वर इंस्टॉल कर लें और एक R2 वर्जन ऑफ 2008 R2 एंटरप्राइज इंस्टॉल कर लें। ठीक हो गया, यानी आपके पास R2 भी हो जाएगा और पुराना वर्जन भी हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर कभी भी कोई मसला हल नहीं हो रहा तो एक दफ़ा सर्वर रीस्टार्ट करा दें। दैट्स वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक हो गया। एनीवे, अच्छा, और आपको सर्वर एंड के ऊपर एक सर्वर चाहिए और क्लाइंट एंड के ऊपर एक विंडोज़ विस्टा का क्लाइंट चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर आपने ये सारा कुछ करना है, तो आप क्या करोगे कि उस सर्वर के ऊपर एक VMware सॉफ्टवेयर या विर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बना दोगे जो आपको उस सर्वर के रिसोर्सेज को कट कर देगी। एक में आप विस्टा इंस्टॉल कर लो और एक पे 2008 इंस्टॉल कर लो। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने किया हुआ है कि मैंने दूसरी मशीन के ऊपर जो सा है वो विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं और इस मशीन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी मशीन पर रख के सारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेसर इंटेंसिव है दोनों चीज़ें और मेरी रिकॉर्डिंग में साउंड का डिले आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप वर्चुअल पीसी इंस्टॉल कर सकते हो, वर्चुअल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, VMware प्लेयर इंस्टॉल कर सकते हो, VMware सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप विंडोज़ का iOS यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपके पास कुछ ISO फॉर्मेट होता है, मेरे ख्याल में ISO फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो आपने ये एक दफ़ा कंफर्म कर लेना। ठीक है, ISO या ISO, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ अब। ठीक है, फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपने उसको VMware के साथ अटैच करना है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, ये विंडोज़ 2000 का विंडोज़ VMware वर्कस्टेशन है। ये आप लोग तो एक्चुअली लीगली इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये मेरे पास तो ट्रायल वर्जन पड़ा हुआ है, तो 30 दिन के लिए ट्रायल कर लें। अदरवाइज़ VMware प्लेयर फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपने अगर कोई भी एक न्यू मशीन बनानी है यानी न्यू वर्चुअल मशीन बनानी है, न्यू वर्चुअल मशीन का बटन क्लिक करें। ये आपसे कहता है टिपिकल करनी है या कस्टम करनी है, आप कहें टिपिकल करनी है। और इंस्टॉलर डिस्क क्या होगी, या ISO इमेज डिस्क फाइल जो सी है वो जो आपको मिली हुई है उस फाइल को ब्राउज़ करें। मेरे पास विंडोज़ 2000 की ये ISO पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने इस ISO को अटैच कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और वो पूछेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को कहते हैं। और मैं कहूँगा जी विंडोज़ 2008 है और से मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड एडिशन है। ठीक है, और नेक्स्ट करूँगा। वो पूछेगा इसको नाम क्या देना है। मैंने कहा भैया इसको नाम विंडोज़ सर्वर 2008 दे दो। ये मैंने गलती से 2003 सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं कहता हूँ जी 2008 ऑपरेटिंग सिस्टम है। X64 नहीं है क्योंकि इस पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो मैं कहता हूँ विन 2008 इसको नाम दे दो। विन 2008 नेक्स्ट का बटन दबाएं तो ये आपकी वर्चुअल मशीन जो सी ये इस जगह पे बन रही होगी। ठीक है, और नेक्स्ट का बटन दबाएं। आप बताएं आपको कितनी रैम देनी है, इनटू सिंगल फाइल कर लो या वर्चुअल फाइल, कि आपने इस फाइल को एक पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक जगह रखना है या दो जगह रखना है। कस्टमाइज हार्डवेयर में जाके आपने एक काम करना है कि आपके पास अगर मेमोरी बहुत है तो आप दे दो। ठीक है, मैं तो 512 मेमोरी देता हूँ। ठीक है, मगर जिस सर्वर पे मैं आपको लैब कराऊंगा उस पर 1 या 2 GB दी होती है। मल्टी कोर प्रोसेसर है या नहीं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में अगर आप ब्रिज दे दोगे तो आपके या घर में अगर इंटरनेट का मॉडेम पड़ा हुआ है तो उससे आपका IP एड्रेस लेता रहेगा। और फिनिश कर दो और ये आपकी विंडोज़ बन जाएगी। और जब आप इसको प्ले वर्चुअल मशीन का बटन दबाओगे तो क्या होगा कि ये वर्चुअल मशीन को रन करना शुरू कर देगा।
यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा है। ठीक है, वो जो हमने उसको ISO फाइल दी थी उस चीज़ को दोबारा लोड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये देखो आपसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी इंस्टॉल करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कीबोर्ड टाइप US या UK, जिस तरह करना है आप जिस तरह करना चाहते हो, जो आपकी रिक्वायर्ड सेटिंग है वो करके आप नेक्स्ट का बटन दबाओगे, इंस्टॉल का बटन दबाओगे, वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे आगे फर्दर नहीं लेके जाता क्योंकि अगर मैं इसे आगे लेके गया तो ये लेक्चर जो सा है ये 2-2 4-4 घंटे के बनने शुरू हो जाएंगे और मेरे ख्याल में आप लोगों को इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी। तो आगे चलते हैं, स्लाइड पे आपने ये देख लिया कि VM पे वर्क स्टेशन कैसे कनेक्ट करना है। आपने ये देख लिया कि VMware पे वर्क स्टेशन कैसे कनेक्ट करना है और उसकी इंस्टॉलेशन कैसे शुरू होनी है। वो इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट सेशन से, आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इससे आगे चलते हैं कि प्लानिंग या सर्वर इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड। अच्छा, आप बड़े लकी अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप MCSE हो जाएंगे तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे। तो जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होंगे कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह आए हैं, चाय का कप पिया और आपने कहा चलो यार अब विंडोज़ इंस्टॉल कर लें। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ को हमेशा प्लान किया जाता है। ठीक है, जब आप प्लानिंग करने लगे हैं या बिजनेस केस लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो मिनिमम प्रोसेसर रिक्वायरमेंट 1 GHz है नॉर्मल 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1.4 GHz है। 32-64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको मेन मोटे मोटे अल्फाज में यूँ बताता चलूँ कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो ठीक है, ये एक्चुअली आपके हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल मिनिमम रिक्वायरमेंट है 512 MB की रैम है। अगर आपके सिस्टम पे 2 GB की रैम है तो आप मिनिमम 2 चला सकते हो सर्वर, वर्चुअलाइज सर्वर। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन करके, इसलिए मैंने अभी 512 सेट की थी। अगर मैंने 512 से कम की होती तो उसने विंडोज़ भी इंस्टॉल नहीं करनी थी। ठीक है, और रिकमेंडेड है कि भाई आपके पास 20 GB होनी चाहिए और 2 GHz से फास्टर प्रोसेसर होना चाहिए और 40 GB रैम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा जो लैब सेटअप है वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि मैं अब ज़ाहिर है आपको हर बार तो नहीं बताऊंगा, मैं इसलिए पहले लेक्चर में ही ये चीज़ें सारी कवर करना चाहता हूँ कि ये मेरा लैपटॉप है जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और इस ये लैपटॉप ना एक स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसी लैपटॉप के साथ एक और मेरा दूसरा लैपटॉप कनेक्टेड है। ठीक है, और उसको मैंने के ऊपर VM इंस्टॉल करके दो पोर्शन बना दिए, एक पे विंडोज़ 2008 इंस्टॉल किया। ठीक है, और दूसरे पे भी विंडोज़ 2008 इंस्टॉल किया मगर वो है रिलीज़ 2। ठीक है, ये मेरा लाइव सर्वर है। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है सर्वर 1। ठीक है, और ये डोमेन कंट्रोलर है, इसकी डोमेन का नाम है urduit.com, और ये आपका टेस्ट सर्वर है। ठीक है, यानी मैं आपको लैब्स यहाँ पे करवाऊंगा मगर वो लैब ऑलरेडी कन्फिगर हुई होंगी इस सर्वर के ऊपर। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये सेटिंग्स चेंज करनी है, और उसके बाद क्या पता मैं सेटिंग्स में कोई गलती कर जाऊँ मगर मैंने रियली लैब टेस्ट करके सेटअप की होगी यहाँ पे। ठीक हो गया, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अगर ये बहुत अच्छी तरह काम किया तो हम इसी तरह चलेंगे, अदरवाइज फिर मुझे रियल टाइम लैब बनानी पड़ेगी। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट है, ट्रस्ट का थोड़ा सा इशू है कि मैंने पता चला यहाँ पे कोई कन्फिग्रेशन की और बाद में पता चला वो कन्फिग्रेशन नहीं चल रही, एग्जैक्ट वही कन्फिग्रेशन यहाँ पे पड़ी हुई है तो वो चल रही होगी। ठीक हो गया, तो अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो परेशान ना हो, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा ये मेरा लाइव सर्वर है, लाइव सर्वर से मुराद वो जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ, और ये वो सर्वर है जिस पे हम लैब करेंगे मगर टेस्टिंग हम लाइव सर्वर के ऊपर कर रहे होंगे। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। विंडोज़ 2008 सर्वर के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। ठीक है, पहला जो बेसिक जो मस्कीन सा सर्वर है, इस कॉल्ड अ स्मॉल मीडियम बिजनेस स्टैंडर्ड साइज, छोटे बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है, इस कॉल्ड अ विंडोज़ 2000 स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, उसके अंदर क्या 32 GB मैक्सिमम रैम को सपोर्ट करता है, 4 प्रोसेसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग और क्लस्टरिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग ये कि आपके पास पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक जो सा है IIS सर्वर है या एक FTP सर्वर है, आप चाहते हो या नहीं यार इसको लोड बैलेंस करो, तो आप दूसरे सर्वर को भी लगा देते हो ताकि वो आपस में लोड शेयर करते रहें। ठीक है, उसके लिए लोड बैलेंसर लगाना पड़ता है या क्या लगाना पड़ता है उसकी हम डिबेट में नहीं जा रहे। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन हो गया। स्टैंडर्ड के बाद उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के एडिशन है विच इज़ का एंटरप्राइज एडिशन, और आपको MCSE की तमाम लैब्स करने के लिए
सॉरी गलती कर गया मैं, MCITP या MCSA की तमाम लैब करने के लिए ये वर्जन चाहिए होगा, ठीक है। ये फेल ओवर क्लस्टरिंग को भी सपोर्ट करता है। सॉर्ट ऑफ क्लस्टरिंग क्या होती है, मैं क्लस्टरिंग एक छोटा सा रिव्यू देता चलूँ, क्योंकि ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि एक में सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोरेज पड़ी हुई है और ये दो सर्वर हैं और दोनों सर्वर्स को कहा ये आपकी स्टोरेज है, ठीक है। ये इसको एक्सेस कर रहा है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिस तरह कि सर्वर फेल हो जाएगा तो इस सर्वर को पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक हार्ट बीट चल रही होगी, ठीक है। ये इसको चेक कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे मैंने कहा इसका नाम काशिफ है और इसका नाम आसिफ है, तो ये आसिफ थोड़े थोड़े देर बाद काशिफ 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 कह रहा होगा, काशिफ रिप्लाई कर रहा होगा जिस तरह उसे रिप्लाई आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब उसे पता चल जाएगा ये काशिफ को कुछ हो गया है। वो इस स्टोरेज के ऊपर से, स्टोरेज भूल जाओ, वो इस चीज़ को, प्रोसेस को टेक ओवर कर लेगा और ट्रैफिक इसके पास जानी शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड फेल ओवर ऑप्शन, ठीक है, क्लस्टर फेल ओवर। विंडोज 2000 स्टैंडर्ड एडिशन आपके फेल ओवर को सपोर्ट नहीं करता, मगर 2008 एंटरप्राइज एडिशन इसको सपोर्ट करता है। और ये रैम कितनी सपोर्ट करता है, 2 टेराबाइट की रैम, और इसमें मैक्सिमम प्रोसेसर 8 प्रोसेसर लग सकते हैं। इससे ऊपर का जो सर्वर है, ये नॉर्मली ऐसा सर्वर नहीं है कि आप बाजार में जाओ और एक दुकान से जाके खरीद लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली आपको OEM फॉर्मेट में मिल रहा होता है, ठीक है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर फॉर्मेट में। लाइक आपने अगर ये सर्वर खरीदना है माइक्रोसॉफ्ट का, तो आपको HP या डेल की मशीन के साथ आ रही होगी, या HP और डेल का बड़ा रीसेलर दे रहा होगा, और अगर इसके अंदर कोई प्रोसेसर चेंज करना होगा तो डेल या HP का कोई बंदा आता होगा। बल्कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है जिस पे मैं कभी ट्रस्ट नहीं करूँगा, इज कॉल्ड अ हॉट स्वैपेबल प्रोसेसर, ठीक है। कि आपके पास अगर प्रोसेसर लगे हुए मदरबोर्ड के अंदर और आपने एक प्रोसेसर हटा के दूसरा प्रोसेसर लगाना, आपको इस सर्वर को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के ऊपर चढ़ा सकते हो चलते हुए सर्वर के ऊपर। कैसे होगा, क्या मैं कभी करूँगा, मैं कभी ऐसे प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करूँगा। अगर मैंने कभी भी ऐसे क्रिटिकल इन्वायरमेंट में काम करना हुआ तो मैं हमेशा उससे क्या करता हूँ, क्लस्टरिंग करूँगा, ठीक है। फेल ओवर क्लस्टरिंग जो सी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है दूसरे सर्वर को कि वो कंटिन्यू करे सर्विसेज जब ओरिजिनल सर्वर फेल हो गया। लाइक हमारा ये पहला सर्वर फेल हो गया, तो अगर आपके पास फेल ओवर फॉर्मेट में है तो आप इस सर्वर को शट डाउन कर दो, ट्रैफिक इधर डाइवर्ट करके, और इसका प्रोसेसर चेंज कर लो। मगर फॉर एनी रीज़न माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, मगर ये ओनली माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट से काम नहीं चलता, इसके साथ हार्डवेयर सपोर्ट भी होनी चाहिए। अगर हार्डवेयर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, और इन सर्वर्स के अंदर विंडोज सर्वर 2008 स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर एक वर्चुअल मशीन की सपोर्ट है कि आप उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो। विंडोज सर्वर 2008 एंटरप्राइज में 4 VMs की सपोर्ट है, ठीक है, कि वर्चुअल मशीन, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि हमने एक लैपटॉप के ऊपर 2 सर्वर्स इंस्टॉल किए हुए, ठीक है। 2008 डाटा सेंटर एडिशन के अंदर अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन, आप जितनी मर्जी वर्चुअल मशीन लगाएं। मगर डाटा सेंटर एडिशन कहाँ यूज़ होता है, बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, बहुत बड़े इन्वायरमेंट में, ठीक है। यू विल बी वेरी लकी आपने MCSA किया होगा और आपको वहाँ काम करना पड़े, ठीक है। अच्छा, इन तमाम सर्वर्स के साथ एक और टाइप ऑफ एडिशन आया है, इस कॉल्ड अ कोर एडिशन। कोर एडिशन क्या होता है कि उसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, ठीक है। मैंने बहुत खिचड़ी मचा दी, मैं इसकी तरह इंक हटा दूँ, ठीक है। कोर एडिशन क्या होता है कि डॉस की वही पुरानी किस्म की विंडो खुली होती, कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको वहाँ पे कमांड्स लगा के काम करना पड़ता है। हार्ड टू वर्क ऑन, बहुत हार्ड है इस पर काम करना, क्योंकि आपको तमाम कमांड्स आनी चाहिए, जिसको शेल प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ों का शौक है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। मगर उसका एडवांटेज क्या है, स्ट्रिप डाउन वर्जन है। स्ट्रिप डाउन वर्जन का क्या मतलब है, इसके ऊपर GUI नहीं बैठा हुआ, और अगर GUI नहीं बैठा हुआ तो लेस लाइन ऑफ कोड्स हैं, लेस लाइन ऑफ कोड्स हैं। अगर लेस लाइन ऑफ कोड्स हैं तो उसका क्या एडवांटेज है, मोर सिक्योर होगा, ठीक है। अगर आप किसी बंदे को कहो कि यार एक प्रोग्राम लिखो 50 लाइन्स का, और एक बंदे को कहो यार आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख लो जो 5000 लाइन्स का हो, तो किस प्रोग्राम के अंदर वायरस के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा है, 5000 वाली लाइन के अंदर, क्योंकि जितनी लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होंगी उतने आपके लिए एक्सप्लॉइट्स ज़्यादा होंगे, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होंगी, कि आपको से कोई गलती हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। वल्नरेबिलिटी समझ लो, गलती हो सकती है, ठीक है। समझ आ गई कि भाई अगर आपने 5 मरले के ऊपर एक मकान बनाना है और उसके ऊपर एक ही गेट रखना है, तो उसके अंदर चोर कितनी आसानी से आ सकता है, एक चौकीदार रख लो। अगर आपने 500 एकड़ के ऊपर एक हवेली बनानी है जिसके ऊपर 5000 गेट्स हैं, तो आपको 5000 गेट्स के ऊपर 5000 गार्ड्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर भी कोई ना कोई आ जाएगा, ऊपर से आ सकता है पैराशूट से, 5 मरले के ऊपर पैराशूट वाला छलांग नहीं मार सकता, ठीक हो गया। एनीवे, ठीक है। तो एनीवे, तो सर्वर के इन तमाम वर्जन्स के अंदर कोर एडिशंस के वर्जन भी हैं। कोर का मतलब होगा कि वो सिर्फ डॉस प्रॉम्प्ट वर्जन होगा। अगर आपने उन्हें एक्सेस करना होता है तो नॉर्मली रिमोट सेशन से करते हैं, इस कॉल्ड RDP सेशन, रिमोट डेस्कटॉप सेशन, ठीक है,
RDP, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा RDP क्या होता है। रिड्यूस अटैक सरफेस, के अटैक सरफेस कम होती है क्योंकि लाइन ऑफ कोड कम होते हैं, और लेस हार्डवेयर इंटेंसिव, हार्डवेयर पे प्रेशर भी कम करता है। लाइक अगर आपके पास कोर एडिशन, आपके पास सर्वर है और आपने उसके अंदर जौन सा है उस कंप्यूटर को डोमेन से ज्वाइन कराना है, तो ये आपको इतनी बड़ी कमांड लिखनी पड़ेगी। ये वैसे मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। उसके अलावा एक जौन सा है, एक टर्म यूज़ होती है प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, ठीक है, कैपेबल नेटवर्क कार्ड्स। क्या होता है कि हम अभी एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। कि आपके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के ऊपर कोई ओएस नहीं है, इसको कहते हैं बेयर मेटल, ठीक है। बेयर मेटल, बेयर मेटल ये कि आपने बाजार गए, आपने डब्बे में कंप्यूटर खरीदा, ले आए या खोला और उसे रखा है वहाँ पे, अभी उसके अंदर कुछ नहीं है, इसका बेयर मेटल, ठीक है। आप उसके आपके पास एक नेटवर्क केबल होती है, ये आपके पास RJ45 का कनेक्टर है, क्लिप भी बना दी है इसकी, ठीक है। ये RJ45 का कनेक्टर, आप इस कनेक्टर को अपने कंप्यूटर में लगाते हो और कंप्यूटर बूट होता है, और आपको पता है आपका कंप्यूटर कहता है कि नेटवर्क से बूट करो। तो जिस तरह नेटवर्क से बूट करो, तो जो कंप्यूटर ये कैपेबल हो उसे प्री बूट एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट कैपेबल नेटवर्क कार्ड कहते हैं। इसे कुछ लोग पिक्सी भी पढ़ते हैं, ठीक है। कि वो एक ऐसा कंप्यूटर है कि वो नेटवर्क से जाके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ के ला सकता है, ठीक है। वो कैसे लाएगा उसकी बारे में हम आज लैब करेंगे, विच इज़ कॉल्ड विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। कि आपके पास, आप एक जगह पे गए, आप जॉब पे गए, आपने MCSA पढ़ लिया उर्दू IT अकेडमी से और रट्टा शट्टा मार के किसी तरह एग्जाम भी कर लिया, आप गए और आपके बॉस ने कहा वेलकम टू अवर XYZ डाटा सेंटर, और जी अब आपकी जॉब जनाब आपसे आप ये हो, ठीक है, आप ये साहब हो, ठीक है, आपके हाथ में सुबह सुबह चाय का कप है, ठीक है, ये स्टीम भी निकल रही है उसमें से, और आप बड़े हैप्पी हो, आपको बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में जॉब मिल गई है, और आपके बॉस ने आके आपको कह दिया ये कप की डंडी भी बना दो, ये ले कप की डंडी बना दी, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, ठीक है, ताहा इससे अच्छा कब बना ले। एनीवे, तो आपके मैनेजर ने कहा कि यार ये जो है ना, मेरे पास कोई 50 सर्वर्स आ रहे हैं, कंपनी के पास जो से हैं, रिक्वायरमेंट ये है कि 50 सर्वर्स के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और आप अब क्या करोगे, अच्छा आपने अगर मेरे जैसे उस्ताद से पढ़ा हुआ होगा तो आप CD पकड़ोगे, खैर टीचर का कसूर नहीं होता जितना स्टूडेंट का होता है, आप एक CD पकड़ोगे और सर्वर में डालोगे, विंडो इंस्टॉल करोगे, फिर दूसरे पे करोगे, फिर तीसरे पे करोगे, फिर चौथे पे करोगे, ठीक है। और शाम को 8 घंटे की आपकी शिफ्ट खत्म होगी, आपको पता चलेगा आपने 50 में से सिर्फ 3 सर्वर्स पे विंडोज़ इंस्टॉल किया, ठीक है। दैट इज़ वन वे ऑफ इंस्टॉलेशन। दूसरी तरीका एक ऑफ इंस्टॉलेशन विच इज़ द स्मार्टर वे, अगर आप इंटेलिजेंट होगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप एक कंप्यूटर पकड़ोगे और उसके ऊपर आप एक सर्विसेज इंस्टॉल करोगे विच इज़ कॉल्ड विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, उसके ऊपर एक मेमोरी स्टोरेज के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रख दोगे, ठीक है, और इन तमाम सर्वर्स को बूट कर दोगे। इन तमाम सर्वर जिस तरह बूट होंगे वो इस सर्वर से आके ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएंगे और अपने ऊपर इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देंगे, आप नाचते फिरेंगे, ठीक है, सिर्फ। मगर ये फुली अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं कहीं सर्वर के नाम और बाकी चीज़ें देनी पड़ेंगी, वो मैं बताऊंगा हमने कैसे देंगे, ठीक हो गया। तो उस तमाम सिनेरियो जो अभी हमने डिस्कस किया है, उसके अलावा, क्योंकि ये थोड़ा मैंने अगली स्लाइड्स पढ़ा दी हैं आपको, एक टॉपिक और छोटा सा बीच में रह गया है, इस कॉल्ड अ बिट लॉकर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये विंडोज 7 के अंदर आ चुकी थी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस कर चुकी थी, इस कॉल्ड अ बिट लॉकर। बिट लॉकर क्या होता है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है उसको उठाता है और उसके अंदर जितना डाटा पड़ा होता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। उसकी वजह क्या होती है कि जिस तरह आप लोगों को पता चल रहा है कि मार्केट जितनी स्पीड से एक्सपेंड हो रही है उतनी स्पीड से चोरियां बढ़ रही हैं, और डाटा की जो वैल्यू हम लोग जितना डाटा हम अपने पास सेव रखते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। हर हैकर या हर क्रैकर या हर जो गलत काम करने वाले का जो मीन्स एंड मोटिव्स डिफरेंट होते हैं। अगर किसी ने बैंक का सिस्टम उठाना है या बैंक के सिस्टम में से हार्ड ड्राइव उठानी, तो उसका मकसद क्या होगा कि उसके पास बहुत सारे लोगों का डाटा आ जाए और उस डाटा को वो एक्सप्लॉइट करे या यूज़ करे। इस डाटा को सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो चीज़ हमें दी है इज़ नोन एज अ बिट लॉकर, ठीक हो गया। बिट लॉकर क्या करता है, आपकी हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। मगर इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम कर रहा होता है। मसलन एक काम, इसका जो इंपॉर्टेंट काम होता है इज़ नोन एज ए इंटेग्रिटी चेकिंग। इंटेग्रिटी चेकिंग क्या कि जब आपका कंप्यूटर बूट हो रहा है तो वो चेक करेगा कि यार इस कंप्यूटर के बूट होने से पहले किसी ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की हुई, ठीक है। मगर उस काम करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगी विच इज़ कॉल्ड TPM, और उसका वर्जन नंबर 1.2। ये एक हार्डवेयर बायोस टाइप की चीज़ होती है। वो जो बायोस नहीं होती, छोटी सी बायोस जो हार्डवेयर में लगी होती है, दैट इज़ कॉल्ड TPM, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। जिस तरह कंप्यूटर बूट होता है ये चेक करता है अच्छा ये बूट की जितनी फाइल्स हैं ये सारी की सारी पड़ी हुई थी, ये ठीक है या नहीं, ठीक है। और उनके साथ एक ताली चाबी पड़ी होती है, वो चाबी से फिर वो
लॉक को खोलता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड वॉल्यूम, ये जो हार्ड ड्राइव इंक्रिप्टेड होती है तो इसके पास एक की होती है, ठीक है। उस की को ये वहाँ लेके जाता है और हार्ड ड्राइव का वॉल्यूम खोलता है और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होके और आपको हार्ड ड्राइव का सारा डाटा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बिट लॉकर, ठीक है। ये बिट लॉकर एक एप्लीकेशन है जो आपकी विंडोज़ के अंदर आती है, विंडोज सर्वर 2008 के अंदर आती है। अगर आपने अपने कंप्यूटर या अपने सर्वर्स के अंदर बिट लॉकर इंस्टॉल करना है, ठीक है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर डाटा सिक्योर रखना है। ये इस चीज़ को कौन ड्राइव करता है? आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी आपको कहेगी कि हमारे सर्वर्स पे जितना डाटा पड़ा हुआ है वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। मगर उसके उसके ऊपर फिर बाद में बहस ये आ जाती है कि अगर आपके सर्वर के ऊपर डाटा सिक्योर होना चाहिए, आप जितना मर्जी डाटा सिक्योर कर लो, ठीक है, मगर आप अगर एक एक कमरे के अंदर रख दो जिसके ऊपर नॉर्मल डोर हो और कोई आए किक मारे और सर्वर उठा के ले जाए, ठीक है, और उसकी हार्ड ड्राइव निकाल के वो किसी और कंप्यूटर में लगाए, और अगर आपने बिट लॉकर इंस्टॉल किया होगा, ठीक है, तो वो उस हार्ड ड्राइव में से डाटा नहीं निकाल सकता। इसके ऊपर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक बंदे ने एक रिसेंटली आर्टिकल लिखा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि बिट लॉकर को क्रैक कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा नहीं यहाँ पे क्रैकिंग, अगर मुझे आता होता तो मैंने उर्दू आईटी अकेडमी में ही पढ़ाना था, ठीक है, क्या ना, ठीक है। एनीवे, ठीक है। तो बिट लॉकर क्या करता है कि अगर कोई आपकी हार्ड ड्राइव भी निकाल के ले जाए तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उस हार्ड ड्राइव की जो सी है वो सिक्योर और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कहीं और पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? कुछ सिनेरियोज में वो टीपीएम पे पड़ी हुई है, कुछ सिनेरियोज में वो कहीं और पड़ी हुई है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये जो बायोस है, ठीक है, बायोस जो सी है, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, लाइक अगर आपने टीपीएम में एक की रखी हुई है, ठीक है, और ये जो टीपीएम के ऊपर इंटेग्रिटी चेक्स होते हैं, से उसने कहा ये जो फाइल है उसमें ए बी सी पड़ा हुआ है, इसको याद होगा कि ए बी सी पड़ा हुआ है और उसने इस फाइल को इंक्रिप्टेड कर दिया, और आपने बिट लॉकर ऑन किया हुआ था, बिट लॉकर एनेबल किया हुआ था, और आपने बायोस अपग्रेड कर दी अपने कंप्यूटर की, ठीक है। तो वो जाके जब बायोस को लोड करेगा तो वो देखेगा उसमें तो एबीसी नहीं पड़ा, वो कंप्यूटर को ऑन नहीं होने देगा। तो अगर आपने कभी भी कंप्यूटर के ऊपर मेंटेनेंस का काम करना है, किसी किस्म की मेंटेनेंस का काम करना है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपके पास बिट लॉकर एनेबल्ड है तो उसको डिसेबल कर दें, ठीक है। वो क्या करता है, ये मैं अब थोड़ा सा ना डिटेल्स में जा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, कि आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर एक की पड़ी होती है, ठीक है, से मैंने कहा ये की पड़ी हुई है, ठीक है। आपका ये बिट लॉकर जो सा जब इनेबल होता है तो उसने इस की को इनक्रिप्टेड किया होता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को लोड करते हो तो टीपीएम से एक की पकड़ते हो और उस की को पकड़ के इस की को डिक्रिप्ट करते हो, और डिक्रिप्ट करने के बाद फिर उस की से आप अपनी हार्ड ड्राइव का बाकी जो डाटा है जो आपने इनक्रिप्ट किया हुआ था वो डिक्रिप्ट करते हो। जब आप बिट लॉकर को डिसेबल कर देते हो, डिसेबल कर देते हो बिट लॉकर को, तो वो क्या करता है, डाटा को इनक्रिप्टेड रहने देता है, सिर्फ इस फाइल को, ये जो की है जिसपे के ए एस लिखा हुआ था, ये की को डिक्रिप्ट रखता है। फिर आप बायोस के अंदर जो मर्जी चेंजेस करते रहें, वो आएगा, कंप्यूटर बूट होगा और इस बायोस से उठाएगा डाटा, इस की से डाटा की को उठाएगा जो प्लेन टेक्स्ट में पड़ी होगी, और इस की से ये डाटा डिक्रिप्ट कर लेगा। अब कुछ लोगों के दिन में ये सवाल हो रहा होगा, अगर हमारे पास टीपीएम ना हो, अगर हमारे पास वो हार्डवेयर ना हो जिसमें टीपीएम इंस्टॉल्ड है, तो फिर हम क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे नहीं पता, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपको एक यूएसबी ड्राइव चाहिए होगी, ठीक है, मुझे यूएसबी बनाने दो, ये यूएसबी मेरे ख्याल में ऐसी सी होती है, ठीक है। वो यूएसबी होगी, जब भी आपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो जो आपकी की होगी वो इस यूएसबी में पड़ी हुई होगी, ठीक है। से मैंने कहा इस यूएसबी में मेरी की पड़ी हुई है, यूएसबी में जब भी आप सर्वर को ऑन करोगे आपको वो यूएसबी पोर्ट में लगानी पड़ेगी। सर्वर उस यूएसबी से वेरीफाई करके उस की को उठा के आपकी हार्ड ड्राइव ये जो इनक्रिप्ट हुई है उसको डिक्रिप्ट करेगा, और फिर आपका सर्वर लोड होगा। अगर आपके पास टीपीएम नहीं है, हार्डवेयर मॉड्यूल, इस सम टाइम इट्स अ हार्ड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर जस्ट इन केस जब आप ये बिट लॉकर इंस्टॉल कर रहे होते हो, सारा सेटअप कर रहे होते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि आप की भूल जाते हो, ठीक है। तो उसको उस की को रिस्टोर करने के लिए आपको, जब आप बिट लॉकर इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आपको 48 कैरेक्टर पासवर्ड देता है। ये पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप इस हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज के मुताबिक देर इज नो वे टू डिक्रिप्ट इट। माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई सोल्यूशन हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वंस अगेन वही पॉइंट, इंप्लीमेंट बिटलॉकर विदाउट टीपीएम मॉड्यूल, नॉट स्टार्टअप इंटेग्रिटी चेक, की इन यूएसबी, यानी आपको यूएसबी लगानी पड़ेगी। हर दफ़ा आपने सर्वर इंस्टॉल करना आपको यूएसबी लगानी पड़ेगी, मगर अगर किसी गलत बंदे के हाथ वो यूएसबी लग गई तो वो आपकी हार्ड ड्राइव निकाल के कहीं और लगा के ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकता है, ठीक है। अच्छा,
एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे समझने वाला है इज नीड अ कॉन्फिग बिफोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, कि आपको किधर था मैं, अच्छा, आपको जो सा है बिट लॉकर इंस्टॉल करना है अगर अपने सर्वर के ऊपर, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपका जो बिट लॉकर सिस्टम है, या बिट लॉकर की जो वर्किंग है, वो क्या चाहती है कि आपके सिस्टम के ऊपर एक पार्टीशन चाहिए उसे 1.5 जीबी की, जिस पे वो क्या रखेगी, बूट फाइल्स रखेगी। ठीक है, जब आपका सिस्टम बूट होता है तो उस पहले ये वाली फाइल्स लोड करता है, उसके बाद फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जो कि आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 1.5 गीग के अंदर वो बूट फाइल्स रखती है, और ये काम आपको आइडियली आइडियली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन से पहले करना होता है। ठीक हो गया? आप ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन से कैसे पहले करते हैं, 2008 जब इंस्टॉल होता है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके 1.5 जीबी की पार्टीशन बना के और उसे NTFS से फॉर्मेट करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को NTFS का पता होगा, अगर नहीं पता तो गो एंड सर्च इट, डोंट आस्क मी। मैंने आपको पहले बताया था MCITP इज 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, आप ये समझे मुझे भी नहीं पता ये क्या है। ठीक हो गया? एनीवे, तो ये आपको 1.5 जीबी की पार्टीशन चाहिए सेपरेट। ठीक है, अगर आप जस्ट इन केस, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मेरे पास सर्वर ही ऐसा है जिसमें ऑलरेडी 1.5 जीबी की पार्टीशन ही विंडोज़ 2008 इंस्टॉल हुई है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इज कॉल्ड, उसके लिए काफ़ी सारे टूल होंगे, आप गूगल करके भी देख लेना, मैंने नहीं देखा। द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज कॉल्ड अ बिट लॉकर ड्राइव प्रिपरेशन टूल। ठीक है, बिट लॉकर ड्राइव प्रेप टूल। ठीक है, ये टूल चाहिए। ये क्या करता है कि आपको ये वाले एग्जिस्टिंग वॉल्यूम्स के अंदर से एक आपको 1.5 जीबी का वॉल्यूम कार्व करके दे देता है, काट के दे देता है, और आप फिर उसके अंदर बूट फाइल्स रखना शुरू कर देते हो। ठीक हो गया? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम लोग समझ गए बिट लॉकर क्या होता है। एक हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट करने का तरीका होता है ताकि कोई हैकर या कोई थीव जो है आके हमारे सर्वर में से हार्ड ड्राइव निकाल के ना ले जाए। ठीक है, अगर हार्ड ड्राइव निकाल के ले गया तो वो क्या करेगा, मेरी हार्ड ड्राइव को कहीं और लगाएगा और इस्तेमाल कर सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस चीज़ से बचने के लिए मेरे पास क्या प्रोसीजर है, मैं इससे बचने के लिए मेरे पास एक प्रोसीजर ये है कि मैं जो सा है अपने सिस्टम के ऊपर बिट लॉकर इंस्टॉल कर दूँ। बिट लॉकर इंस्टॉल करने के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं। वन इज़ 1.5 जीबी ऑफ पार्टीशन, ठीक है, जिसमें मैं बूट फाइल्स रखूँगा। ठीक है, और दूसरा ये कि या मेरे पास TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल बायोस चिप हो मेरे हार्डवेयर के अंदर, या फिर मेरे पास USB ड्राइव हो जिसमें मैंने की रखनी है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। ये दोबारा मैंने बिट बिट इंक्रिप्शन जो सी है, जो अभी हम यहाँ पे बिट लॉकर की इंक्रिप्शन डिस्कस करते आ रहे हैं सारी की सारी, ठीक है, उससे उसके बारे में डायग्राम बनाई है। मगर उससे पहले जाने से पहले आप लोगों में से किसी को अंदाज़ा हो, दो टर्म्स हैं, इस कॉल्ड इंक्रिप्टेड फाइल सिस्टम और बिट लॉकर। माइंड दैट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इंक्रिप्टेड फाइल सिस्टम क्या करता है कि आपकी ये जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के ऊपर ये एक फोल्डर पड़ा हुआ है डाटा का, और आप कहते हैं मैंने सिर्फ इसको इंक्रिप्ट करना है। इसके लिए आपका EFS काम आता है। ठीक है, अ सिंगल फाइल। ठीक है, मगर बिट लॉकर जो है वो पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को करता है। लाइक अगर आपके पास एक शिप है, शिप बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर कंटेनर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनमें से आप कहते हो कि भैया मैंने सिर्फ इस कंटेनर का जो डाटा है ना उसको इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, दिस इज इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। ठीक है, बिट लॉकर जबकि क्या करता है कि आपके हार्ड ड्राइव में पड़े हुए हर डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक हो गया? ये ब्लू से तंगा आ गया, ग्रीन कलर। ठीक है, अच्छा, अब डाटा फ्लो कैसे होता है कि ये बिट लॉकर का जो डाटा फ्लो है वो कैसे होता है। आपने सिस्टम ऑन किया, TPM, ठीक है, ये जो आपकी बायोस थी जिसके अंदर की पड़ी हुई थी वो बूट हुई, उसने बायोस को लोड किया। ठीक है, और उसने क्या किया, इसके अंदर जो से है एक की पड़ी होती है, ठीक है, वो निकला। तो उसने क्या किया, आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड लोड किया। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड की आपका बूटिंग प्रोसेस जो चला रहा होता है। ठीक है, उसने बूट सेक्टर लोड किया, उसने बूट ब्लॉक लोड किया, उसने फिर बूट मैनेजर लोड किया, और अब आप जो से ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग प्रोसेस में दाखिल हो गए, प्री OS लोड। ठीक है, और उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो की आपकी पड़ी होती है इस कॉल्ड स्टोरेज रूट की, SRK। ठीक है, ये आपकी TPM में पड़ी होती है। ठीक है, ये निकली। इसने निकलने के बाद इस की ने करना क्या होता है कि आपके वॉल्यूम मास्टर की को अनलॉक करना होता है। यानी ये की वॉल्यूम मास्टर की जो इंक्रिप्टेड होती है, ये जो की पड़ी हुई है इसको डिक्रिप्ट करती है। ठीक है, ये वो वाली की है जिसके बारे में मैं बता रहा था।
आपको कि ये आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी होती है, सिर्फ आपकी स्टोरेज रूट की आपकी टीपीएम में पड़ी होती है, जो नॉर्मली आपकी यूएसबी ड्राइव में होती है। अगर आपके पास टीपीएम ना हो यानी आपकी यूएसबी में होगी, ठीक है। जिस तरह ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो वो लोड होने के बाद चेक करेगी कि सारे कंटेंट्स वगैरह ठीक है अपनी जगह पर, अगर नहीं होंगे तो वो उसको फिर डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगी। वॉल्यूम मास्टर की ओएस वॉल्यूम में पड़ी होती है और उसके बाद वो फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन की को डिक्रिप्ट करती है जो आपके ओएस वॉल्यूम है यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वॉल्यूम में पड़ी होती है। ठीक हो गया। अब जब ये काम हो जाता है, ठीक है, अगर हम बिट लॉकर को डिसेबल कर देते हैं तो वो क्या करता है कि ये जो ओएस वॉल्यूम में ये वाली की होती है एफ वी ई के, इसको एफ वी ई के कहते हैं, ठीक है, फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन की, इसको वो डिक्रिप्ट करके रख देती है। फिर आपको ये वाले प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन नहीं होती, सिस्टम लोड होता है वहीं पे की पड़ी होती है, उसी की से उठा के रख देते हैं। यानी इसी तरह जिस तरह वो अब पुराने ज़माने नहीं, अभी भी भले ज़माने कहीं कुछ जगहों पे चल रहे हैं कि वो घर के दरवाजे के जो साइड पे गमला पड़ा होता है उसके नीचे की पड़ी हुई है, ठीक है। वो जिसने भी आना होता है उसको पता होता है, हॉस्टल्स के अंदर तो अभी भी होता है कि वो गमले के नीचे से चाबी निकालते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। ठीक हो गया। अब वो ज़माने नहीं रहे, ठीक है। तो एनीवे, तो एक्चुअली क्या होता है कि दो किस्म की पार्टीशन होती हैं। जब आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देते हो तो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर दो किस्म की पार्टीशन बन जाती हैं। एक कहलाती है सिस्टम वॉल्यूम और एक कहलाता है ओएस वॉल्यूम, ठीक है। जो सिस्टम वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो होता है ये जो आपका 1.5 गीग का। इसके अंदर आपका क्या पड़ा होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है, बूट मैनेजर, ठीक है, जो आपके सिस्टम को सिर्फ बूट कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद उस वो हार्ड ड्राइव से अपनी एक वो जो फाइल की होती है उसको उठाता है, और इधर पड़ी हुई जो एक चाबी पड़ी होती है इसके अंदर उसको डिक्रिप्ट करता है, और उस चाबी को फिर पकड़ के क्या करता है, ये पूरे वॉल्यूम को डिक्रिप्ट कर देता है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, पेज फाइल्स भी हो सकती है, टेम्प फाइल भी हो सकती है, डाटा भी हो सकता है, और हाइबरनेशन डाटा भी होता है, ठीक है। यानी आपने अपने सिस्टम को हाइबरनेशन में डालना। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसे आगे चलते हैं। इसे आगे किधर जाना, इसे आगे चलते हैं हमने ये पिक्चर के ऊपर। अच्छा, अब मसला ये है कि वो जो जिस तरह मैंने बताया था कि हाउ टू क्रैक बिट लॉकर, ठीक है। क्रैक कैसे करना है बिट लॉकर को, कि आप एक जो बंदा था उसने यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च की, और ये बिट लॉकर की लिमिटेशन नहीं है कि उसने क्या किया कि उसने सिस्टम के अंदर जो रैम पड़ी हुई होती है, क्योंकि जब सिस्टम लोड हो जाता है और वो ये फुल वॉल्यूम जो की होती है, ठीक है, फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन की जो सी होती है वो डिक्रिप्ट हो जाती है और वो रैम में लोड हो जाती है, और फिर रैम से वो जो उसकी को यूज़ कर करके उससे क्या कर रहे होते हैं, वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। अगर कोई कंप्यूटर ऐसे काम कर रहा है और हैकर आया और उसने कंप्यूटर के ऊपर जो सा है, ये एक पेपर, रिसर्च पेपर एक बंदे ने दिया, यूनिवर्सिटी का एक बंदा था, यंगस्टर था, उसने क्या किया, ये से आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये आपकी लैपटॉप की केसिंग है और ये आपकी से रैम लगी हुई है, ठीक है। वो आया, साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने, आपको पता है एयर डस्टर एक चीज़ होती है, एयर डस्टर एक कैन होता है, उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है, ठीक है, और उसके आगे एक इस तरह नोजल सी लगी होती है, ठीक है। उससे वो एयर ब्लो करते हैं। अगर आप मदरबोर्ड डस्टी हुआ होता है तो आप इससे ब्लो करते हो। अगर आप इस कैन को अपसाइड डाउन कर दो, ठीक है, से मैंने कहा ये अप है, ठीक है, अगर आप इस कैन को अपसाइड डाउन कर दो, लाइक कुछ इस तरह कर दो, ठीक है, तो ये आपका फ्रॉस्ट बाइट टाइप की चीज़ बन जाती है, यानी ये अप है आपका। आप इसको उल्टा करके जब प्रेस करते हो तो ये बहुत ठंडी हवा निकालता है। अगर वो हवा आप अपनी बॉडी पे लगाओ तो आपकी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। तो वो क्या करता है, उस रैम के ऊपर ना ये उल्टा उल्टा कनस्तर करके, उल्टा कैन करके हवा फेंकता है, और जब वो हवा फेंकता है ना तो इसकी जो इर्द गिर्द है ना वो आइसिंग हो जाती है, और इसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और उसके बाद वो इस रैम को निकालता है, हार्ड ड्राइव को निकालता है, और आराम से किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाता है। रफली इसका माइनस अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं तो आपके पास रैम में जो डाटा पड़ा हुआ होता है वो रफली रफली जो है ना 3 से 4 मिनट तक सर्वाइव करता है। आपको ये पता होगा जिस तरह ही आप अपना कंप्यूटर बंद करते हो तो डेटा उस टाइम फ़ौरन उड़ नहीं जाता रैम में से, रैम में पड़ा हुआ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। नॉर्मल सिनेरियो के अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रफली डाटा जो है ना 30 सेकेंड्स तक रहता है रैम के अंदर, और उसको रीस्टोर किया जा सकता है। ठीक हो गया। और ये फोरेंसिक साइंस के अंदर भी होता है, यानी आईटी जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंदर जो है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर को रैम को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कूल डाउन कर दिया जाए और उस रैम को निकाल के एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उस रैम के तमाम कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो आप वो की निकाल सकते हो जिससे आपकी हार्ड ड्राइव इनक्रिप्टेड हुई थी और आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो।
ठीक हो गया। और ये मसला सिर्फ बिट लॉकर के साथ नहीं है, इससे हैकर्स ने एईएस टाइप की इंक्रिप्शन को भी ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, एनीवे ठीक है। तो मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, बट दैट्स द साइंस, दैट्स द स्टोरी। अब आ जाते हैं आगे, ऑटोमेटेड सर्वर डिप्लॉयमेंट। ये रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में 30 सेकंड से ऊपर होगी, और मैंने ये इस बार विंडोज़ के सीरीज़ के अंदर ये प्लान बनाया हुआ है कि मैं 30 सेकंड से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर दोबारा वापस आते हैं, इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।